गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, राम राम। पैरी पौना भी कर दूं। कन कन में ईश्वर का वास है, इसलिए किसी के पैर छूने में कभी कोई दिक्कत है नहीं। अगर सामने वाले को आप ये मानते हैं कि कन कन में ईश्वर है, तो कन कन में अगर ईश्वर है तो किसी के पैर छुए जा सकते हैं, बड़े हो या छोटे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ईश्वर के पैर छू रहे हैं। आप बड़े या छोटे के तो पैर नहीं छू रहे। खैर, हो गई बात है, शुरू करते हैं। आवाज आवाज ठीक है? कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। चलते हैं, डिस्कशन शुरू करते हैं। डिस्कशन शुरू करते हैं। लीजिए पैराग्राफ। पहले तो पैराग्राफ ही आना है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। तो पैराग्राफ में तो हम लोग अटकते नहीं, हम लोग तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या? फ्रेंडशिप्स एंड रिलेशनशिप्स ग्रो व्हेन दे आर। कि फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप ग्रो होते हैं जब। फ्रेंडशिप्स एंड रिलेशनशिप ग्रो कब? व्हेन दे आर फेवर्ड, नर्चर्ड, कंपेयर्ड, डिवाइडेड। कि कब? जब उसको हम लोग फेवर करते हैं, साथ देते हैं, नर्चर पालते पोसते हैं, कंपेयर्ड तुलना करते हैं, डिवाइडेड बांटते हैं। तो ये तो कंपेयर्ड और डिवाइडेड तो खत्म हो गया। ये दोनों चीजें हैं। एक तो फेवर्ड, फेवर का मतलब पक्षपात करना, और नर्चर का मतलब पालना पोसना। तो अगर इसके मीनिंग के हिसाब से देखें तो नर्चर्ड ज्यादा बेहतर है। और फेवर्ड का भी मतलब जब हम साथ देंगे तो बात, दोनों बातें। तो नर्चर्ड वैसे पालना पोसना मतलब किसी को क्या करना, सम्मान देना, इज्जत देने का सेंस है, तभी बढ़ेगा। यानी फ्रेंडशिप भी तभी, रिलेशनशिप जब भी हम क्या करेंगे, उसको नर्चर करेंगे, पालेंगे। नर्चर करने का मतलब क्या? कि सामने वाले को हम रिस्पेक्ट देंगे, इज्जत देंगे, तभी बढ़ती है बात, ऐसे नहीं बढ़ती है बात। When we are with a good friend, जब हम लोग अच्छे मित्र के साथ होते हैं, we tend, हमारी प्रवृत्ति होती है, टेंड का मतलब प्रवृत्ति होना, टू शट अवर सेल्फ, अपने आप को बंद कर ले, टू बी समवन एल्स, कुछ और हो जाना, टू बी अवर सेल्स मतलब जैसे है वैसे होना। यानी जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ रहते हैं तो जैसा हम वैसा रहते हैं, ठीक है। नॉट टू बी अवर सेल्स, कि हम अपने जैसा नहीं रहते। क्या? तो जब हम अपने फ्रेंड के साथ रहते हैं तो हम जैसे हैं वैसे दिखते हैं, हम कुछ छुपाने की कोशिश नहीं करते। ये होना चाहिए ना कि जब जैसा हम हैं, जैसे आप देखते हैं कि जो अच्छे आपके फ्रेंड्स रहते हैं उसको कैसे गाली गलौज फलान ठिकान सब कर देते हैं, आप एकदम नेचुरल सेल्फ में रहते हैं। और जब क्लास में रहते हैं तो आप नेचुरल सेल्फ में नहीं रहते, आप अपने आप को छुपाते हैं, अपने आप को तमीजदार, डिसिप्लिन, फलान ठिकान दिखाने की कोशिश करते हैं ना। तो क्या होना चाहिए? टू बी अवर सेल्व्स, टू बी अवर सेल्व्स, ये होना चाहिए। तीसरा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन गुड फ्रेंडशिप्स। ये तो दो क्वेश्चन तो बन गए, हम लोग तो ध्यान ही नहीं दिया। इन गुड फ्रेंडशिप बिना पढ़े, वी ओनली गिव, ऐसा हो सकता है क्या? ओनली, सॉरी ये इसको तो रहने दीजिए, ये तो हो सकता है। ओनली रिसीव, ये तो नहीं हो सकता। गिव एंड रिसीव, नाइदर गिव नॉर रिसीव, ये तो गया। ये नहीं, ये था ओनली गिव, ये भी नहीं चलेगा, खाली देते रहो बात नहीं है, तो ये बेहतर। अरे भाई तीन क्वेश्चन का जवाब मिल गया, तीन क्वेश्चन का जवाब मिल गया। ये तो बिना पैराग्राफ पढ़े। और इम्पैथी, ये तो वर्ड मीनिंग है इसका जवाब, तो ऐसे ही तो पैराग्राफ पढ़ेंगे तो भी, नहीं पढ़ेंगे तो भी। देखिए फिर एक पैराग्राफ ऐसा आया जिसमें हमें पैराग्राफ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, और कितना मजेदार चीज है, जिस ट्रिक में बता रहा हूँ कितना मजेदार। कभी आपने ऐसा सोचा था एग्जाम में अगर ऐसा हो जाए? और ये तो सारे एग्जाम क्या है, और ऐसा तो नहीं जबरदस्ती बना रहा हूँ, जबरदस्ती बना रहा हूँ क्या, तो नॉर्मल बन जा रहा है कि एम्पैथी मींस स्किल एंड एफिशिएंसी। क्या? कि एम्पैथी का मतलब क्या? स्किल है, कार्यकुशलता। एम्पैथी का मतलब क्या होता है? किसी को ज्यादा स्नेह देना, किसी के प्रति भाव उमड़ाना आपके दिल में। एबिलिटी टू डू समथिंग, कुछ काम करने की क्षमता। समवन एल्सेस मिसफॉर्च्यून, किसी और का दुर्भाग्य। ए हैंडफुल ऑफ एयर, मुट्ठी भर हवा। तो इम्पैथी, इम्पैथी एक होता है सिंपैथी। तो इम्पैथी का मतलब होता है किसी के प्रति लगाव, स्नेह। ये जो है यहाँ से तो पता नहीं चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर पता चल भी रहा था, ये someone else misfortunes, किसी का दुर्भाग्य जो हो सकता है वो थोड़ा सा मीनिंग हो सकता है। पैराग्राफ से ये क्लियर होगा। चलिए वर्ड मीनिंग का परफेक्ट क्वेश्चन ये नहीं कर रखा है, इसलिए पैराग्राफ में चलते। चलिए एक क्वेश्चन वर्ड मीनिंग में पूछ के भी उलझा दिया, क्योंकि वर्ड मीनिंग का एकदम जैसा सीधा सटीक मीनिंग होना चाहिए वैसा नहीं दे रखा है। चलिए पढ़ते हैं, पढ़ेगा पैराग्राफ कहेगा पढ़ने के लिए तो पढ़ना ही पड़ेगा।
लाइक वाटरिंग अ प्लांट, कि जैसे हम पौधे को पानी डालते हैं, वी ग्रो अवर फ्रेंडशिप्स, कि हम अपने दोस्ती को भी ग्रो करते हैं, बढ़ाते हैं, पालते हैं, एंड ऑल अवर रिलेशनशिप्स, और जितने हमारे रिलेशनशिप है सभी, बाय नर्चरिंग देम। पहला क्वेश्चन कहा गया नर्चर, यही मैंने कहा था, नहीं नर्चर ही कहा था मैंने, देखो यही कहा था कि नर्चर अप्रोप्रिएट वर्ड है, पालना पोषना तैयार करना। ओके ओके, इफ फ्रेंडशिप्स नीड द सेम अटेंशन एज अदर रिलेशनशिप्स, जैसे दूसरे रिलेशनशिप होते हैं उसी तरह से फ्रेंडशिप को भी अटेंशन चाहिए, मतलब ध्यान चाहिए, ध्यान देना पड़ता है। इफ दे आर टू, अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, ये दोस्त है उसका ख्याल ही नहीं रखेंगे तो कहानी खत्म हो जाएगी। These relationships can be delightfully non-judgmental, और ये जो रिलेशनशिप होते हैं डिलाइटफुली, आनंद के साथ, क्या होता है, नॉन जजमेंटल, इसमें जजमेंटल नहीं होते, हम किसी को जज नहीं करते, अगर उसने ऐसा बोल दिया तो ऐसा होगा, उसने ऐसा कर दिया तो ना, कभी कुछ भी हो सकता है। सपोर्टिव, इसमें हमेशा क्या होना, सपोर्टिव होना पड़ता है। अंडरस्टैंडिंग, समझना पड़ता है। फन, और आनंद और खुशी भी होती है इसमें। समटाइम्स फ्रेंडशिप कैन ब्रिंग आउट द पॉजिटिव साइड, कभी कभी क्या होता है कि दोस्ती जो है किसी का पॉजिटिव, सकारात्मक पहलू लाता है, दैट यू नेवर सो इन एनी अदर रिलेशनशिप, जो कभी दूसरे संबंध में आप नहीं देखते, यानी आपका जो अच्छा सा क्वालिटी है वो सामने आता है, कि आपका मजाकिया होना, या आपका सीरियस होना, या आपका पेंटर होना, या आपका कवि होना, ये सब क्वालिटी निकल कर सामने आता है, आपका क्रिकेटर होना, फुटबॉलर होना, ये सब क्वालिटी निकल कर सामने आता है। दिस मे बी बिकॉज द प्रेशर ऑफ प्लेइंग अ रोल दैट योर पार्टनर और चाइल्ड, दिस मे बी बिकॉज, ये ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि आपको उसमें क्या होता है कि रोल, एक भूमिका अदा करने का थोड़ा सा प्रेशर होता है, जैसे डॉटर का या पार्टनर का, चाइल्ड का, इज रिमूव, कि इस तरह की जो प्रेशर होता है वो खत्म हो जाता है। आप किसी प्रेशर में थे कि आपको भाई की तरह बिहेव करना है, कि आपको पत्नी की तरह बिहेव करना है, कि आपको पति की तरह बिहेव करना है, कि आपको बाप की तरह बिहेव करना है, इस तरह का प्रेशर नहीं रहता, इसलिए आप खुलकर आपकी प्रतिभा सामने आती है। विद इन अ फ्रेंड, विद अ फ्रेंड, एक दोस्त के साथ, यू आर फ्री टू डू दिस इन ऑल अदर रिलेशनशिप्स एज वेल, यू आर फ्री टू डू दिस इन ऑल अदर रिलेशनशिप्स एज वेल, कि आप दोस्त के साथ फ्री होते, किसी तरह का रिलेशन बना सकते हैं, दोस्त का दोस्त, दोस्त के है, भाई के है, पिता का है, सब तरह का रिलेशन आपके साथ हो सकता है। बट इन फ्रेंडशिप, लेकिन एक दोस्त में, फ्रेंडशिप, यू गेट टू हैव लॉट्स ऑफ रिहर्सल्स एंड डिस्कशंस अबाउट चेंजेस एज यू एक्सपीरियंस देम, और अपने दोस्त जो होता है उसमें कई बार रिहर्सल, अभ्यास करते हैं हम लोग, और डिस्कस करते हैं अबाउट चेंजेस एज यू एक्सपीरियंस देम, जो चेंज, जो परिवर्तन हम में होता है, दुनिया में होता है, कहीं और होता है, तो जो परिवर्तन, जो चेंज को हम लोग देखते हैं, महसूस करते हैं, उसको हम लोग डिस्कस भी करते हैं, जो चेंज परिवर्तन हम लोग देखते हैं उसको हम लोग डिस्कस भी करते हैं। इट इज इट इज एन अनकंडीशनल एक्सपीरियंस, इसमें कोई कंडीशन नहीं होता, अनकंडीशनल होता है, बिना शर्त, वेयर यू रिसीव एज मच एज यू गिव, जहां आप देते हैं, जितना देते हैं उतना तो मिल ही जाता है, कभी कभी नहीं मिलता, अलग बात है। यू कैन एक्सप्लेन योर सेल्फ टू अ फ्रेंड ओपनली विदाउट द फियर ऑफ हर्टिंग अ फैमिली मेंबर, कि जैसे हम फैमिली मेंबर को कुछ कहते हैं तो लगता है कुछ बुरा मान जाएगा, उसको लगेगा कि मेरा इंसल्ट कर दिया, ये कर दिया, लेकिन आप फ्रेंड को कुछ भी कह सकते हैं। हाउ डू फ्रेंडशिप ग्रो, फ्रेंडशिप बढ़ता कैसे है? द आंसर इज सिंपल, आंसर बहुत आसान है, बाय रिवीलिंग योरसेल्फ, अपने आप को खोलकर, बीइंग अटेंटिव, रिमेंबरिंग व्हाट इज मोस्ट शोइंग एम्पैथी, कि बीइंग अटेंटिव, कि सबसे ज्यादा क्या, कि हमको अटेंटिव होना पड़ता है, रिमेंबरिंग व्हाट इज मोस्ट शोइंग एम्पैथी, जो सबसे ज्यादा क्या, शोइंग एम्पैथी, तो एम्पैथी का मतलब मैंने कहा था कि भाव, लगाव दूसरे के प्रति होना चाहिए, ये मैंने कहा था, तो वर्ड जो है इसका बहुत सुटेबल दिख नहीं रहा था, इसलिए मैंने वहां पर किया नहीं था, इसका मतलब ऑप्शन जो था वो ठीक से दिया नहीं। सीइंग द वर्ल्ड थ्रू द आईज ऑफ योर फ्रेंड, कि आप दुनिया को अपने दोस्तों के आई से, अपनी आंखों से नहीं, दोस्त है, दोस्त के आईयों से देखिए, आंखों से देखिए, यू विल अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ फ्रेंड्स, फिर आपको दोस्त की कीमत समझ में आएगी। All this means learning to accept a person from a completely different family to your own, or perhaps someone from a completely different cultural background। इस तरह से दोस्त को कैसे समझते हैं? अपने फैमिली के मेंबर से बिल्कुल अलग हटके, या अपने कल्चर से बिल्कुल अलग हटके हम किसी को समझना पड़ता है, यानी हम अपने नजरिए से नहीं समझते, वो जैसे दुनिया को देख रहा है, जैसे समझ रहा है, हम उस नजरिए उससे दुनिया को देखते हैं। एक सेकंड।
दिस इज द मतलब ये क्लियर हो गया कि भाई जो बिल्कुल डिफरेंट बैकग्राउंड से आता है, बिल्कुल अलग पृष्ठभूमि से आता है, उस तरह के व्यक्ति को समझना जिसका अलग कल्चरल वैल्यू है, उन ऐसे लोगों को समझना, बिल्कुल ये थोड़ा सा क्या है, फ्रेंडशिप की डिमांड है। दिस इज द वे वी लर्न टॉलरेंस, इस तरह से हम लोग टॉलरेंस सीखते हैं, सहिष्णुता सीखते हैं, सहिष्णु होना सीखते हैं। इन टर्न बदले में वी गेन टू टॉलरेंस एंड एक्सेप्टेंस फॉर आवर ओन डिफरेंसेस, तो बदले में हमें भी टॉलरेंस मिलता है कि हमारा अगर किसी से डिफरेंस है, मतभेद है, तो वो भी हमें समझता है। अगर हम किसी से अलग बात करते हैं, डिफरेंट बात करते हैं, दोस्तों देखिए काफी हॉट डिस्कशन होता है, काफी तू तू मैं होता है, लेकिन दोस्ती अपनी जगह रहती है। हमें समझ में आता है वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ डिफरेंट होता है, हम दुश्मन नहीं हो जाते। दोस्ती में ऐसा ही होता है कि अब मुझको कोई बहुत ज्यादा, मेरे जो सबसे क्लोज फ्रेंड है, मेरा जो अपना था, अभी भी है, ऐसा नहीं था कि अभी भी है, जो कॉलेज के जमाने से अभी भी है, सबसे ज्यादा बहस होती है, सबसे ज्यादा बहस अभी भी होती है, अभी भी खूब तू मैं मतलब खूब जितना भी, उसमें तो थप्पड़ पकड़ चल जाता था, एक आधा तो हो जाता है, अभी भी चल जाता है, ऐसा नहीं कि अभी भी चल जाता है, अभी इस उम्र में मैं कह रहा हूँ, तो होता है, होता है, ये पॉसिबल है, क्योंकि हम लोग वैसे ही दोस्त हैं, ठीक है। तो जबकि ऐसा नहीं कि हम लोग हमेशा मिलते हैं, दोस्त हैं, काफी घने दोस्त हैं, मिलते हैं साल भर, 6 महीने में, 2 साल में कभी मिलते हैं, लेकिन मिलते हैं तो वैसे ही मिलते हैं, ऐसा नहीं दोस्त हर दिन फोन करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है, वो अपने लाइफ में, हम अपने लाइफ में, और मिलते हैं साल भर, 6 महीने में कभी मिलते हैं, वो भी फोन पे, ये नहीं कि जाके फोन पे, और फिजिकल मिलते हैं तो फिर तो बात ही अलग है। खैर, मेरे साथ तो ऐसा है, अब दूसरे लोगों के साथ क्या होता है मुझे नहीं पता। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया। दूसरा क्वेश्चन का आंसर व्हेन यू वी आर विद गुड, ये तो जवाब ऐसे ही था, सेकंड थर्ड होना, बी और से हम लोग फ्री रहते हैं। इन गुड फ्रेंडशिप क्या होगा, गिव एंड रिसीव, ये तो ऐसे होना, खाली अकेले के लिए तो कोई बात बनती नहीं है। एम्पैथी मींस, ये जो जितने भी ऑप्शन दे रखा है, इसमें से एक भी ऑप्शन अप्रोप्रिएट नहीं है एम्पैथी के मीनिंग से, क्योंकि एम्पैथी का जो मतलब होता है, वो होता है तो दूसरे के दुख दर्द को समझने की क्षमता। इसको थोड़ा सा हमें क्या करना, एबिलिटी टू डू, या तो इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गई है समवंस में, इसका मैं मीनिंग लिख देता हूँ, जो भी एग्जाम में आएगा उसके हिसाब से, ये जो सारे इस तरह का हो सकता है, कभी भी प्रिंट मिस्टेक होता है, मैं इसका मीनिंग लिख देता हूँ, तो वैसा ही मीनिंग आना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए था, एबिलिटी, या जो भी लिखें, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड someone else's problems या misfortunes, मतलब किसी के दुख तकलीफ को समझने की जो क्षमता होती है, इसको इम्पैथी कहते हैं। कि कोई तकलीफ में है, कोई मुसीबत में है, आप ये समझ लेते हैं, ये एहसास कर लेते हैं, तो ये इम्पैथी है, ठीक है, इम्पैथी। क्लियर हो गया, ये मीनिंग होना चाहिए। तो कोई भी इसमें अप्रोप्रिएट है नहीं, हो सकता एग्जाम में ऐसा नहीं होता है, एग्जाम में ऐसा अगर आ गया तो आप कुछ करके नहीं आ सकते इसमें, क्योंकि कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो एक आध हो जाता है कभी मिसप्रिंट। While going through the report yesterday, founded several mistakes. While going through the report yesterday, founded several meanings mistake. बताइए फटाफट बताइए क्या होगा। Yesterday, founded several mistakes. ये जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म का एरर है। दो वर्ड होता है, जैसे फाइंड है, तो फाइंड का सेकंड फॉर्म होता है फाउंड, जिसका मतलब होता है ढूंढना, और एक होता है फाउंड, जो अपने में V1 है, और इसका V2 होता है फाउंडेड। इस फाउंड का मतलब होता है स्थापित करना। क्या होता है, स्थापित करना। तो while going through the report yesterday I founded, आपने स्थापित किया कि आपको मिला, ये फाइंड का मतलब है ढूंढना या मिलना। तो रिपोर्ट से जा रहे थे, आपको कुछ मिलेगा क्या, आप स्थापित करेंगे। स्थापित तो हम लोग बिल्डिंग को करते हैं, इसलिए बिल्डिंग वगैरह में लिखिएगा, ऑर्गेनाइजेशन लेवल का फाउंडेड लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है, फाउंडेड। वहां स्थापित करना मतलब सेट करना, ठीक है। स्थापित तो फाउंडेड होता है, यहाँ क्या होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, फाउंड। कि while going through the report yesterday I found several mistakes, कई गलतियां मुझे उसमें मिली। It was almost 10
10 years ago since he wrote a letter to me inquiring about my well-being. It was almost 10 years ago कि 10 साल हो गए since he wrote a letter to me inquiring about my will. जब से उसने मतलब 10 साल बीत गए जब से उसने मुझे क्या किया चिट्ठी लिखी है. Since he wrote me a letter inquiring about my well-being कि मेरे हालचाल के विषय में जो पूछा था तब से 10 साल 10 साल हो गए थे. यानी 10 साल पहले की बात है जब से 10 साल हो गए उसको चिट्ठी लिखे हुए. क्या कुछ समझ में आ रहा है? तो मीनिंग तो मैंने बता दिया. टेंस में वैसे आपने देखा होगा टेंस में मैंने इसको बता रखा है. अगर उसको ध्यान में देखेंगे तो आराम से पता चल जाएगा. इट वाज ऑलमोस्ट 10 years ago since he wrote a letter to me inquiring about my well-being कि जब से उसने मुझे मेरे हालचाल के विषय में पूछते हुए जब से मुझे चिट्ठी लिखा तब से 10 साल हो गए. यानी 10 साल पहले उसने चिट्ठी लिखा था और तब से अभी तक कुछ चिट्ठी नहीं लिखा है. तो क्या हुआ? इट वाज ऑलमोस्ट 10 years ago since he had written a letter to me. जब से उसने मुझे चिट्ठी लिखा तब से 10 साल हो गए. ठीक है. तो since he had written a letter to me inquiring about my well-being. ठीक है कि मेरे अच्छे होने के विषय में पूछते हुए तब से since तब से 10 साल बीत गए इसलिए past perfect. I can't say if he's paid the free or not. I can't say if he's paid. जिसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है. फी क्या होना चाहिए? फी लिखते हैं या फीस लिखते हैं? दोनों लिखता हूँ. फी आर एक्स्ट्रा हो गया कि आई कैन नॉट से इफ ही इज पेड द फी और नॉट. कि मैं नहीं कह सकता कि उसने फी पे किया या नहीं. मैं नहीं कह सकता कि उसने फी पे किया या नहीं किया. मैं नहीं कह सकता, मैं नहीं बता सकता या मुझे नहीं पता कि उसने फी पे किया या नहीं किया. मैं नहीं बता सकता, मैं नहीं कह सकता कि उसने फी पे किया या नहीं किया. ठीक है. मैं नहीं बता सकता कि उसने फी पे किया या नहीं किया. आई कांट से इफ ही इज पेड द फी और नॉट. इसमें प्योर ग्रामर के हिसाब से चलेंगे तो इसमें दो गलती है. सबसे पहले जब ऑड नॉट की बात होती है तो इफ से ज्यादा बेहतर वेदर होता है. सबसे पहली बात. यानी सी में ये तो गलत है. और ही इज पेड से ज्यादा बेहतर हैज पेड. मैं नहीं कह सकता कि उसने पे किया. इज पेड तो होता नहीं. तो हैज पेड उसने पे किया है या नहीं किया है. तो दोनों ही कंडीशन में गलती तो बी पार्ट में ही है. तो दो बातों को ध्यान रखिएगा कि जब ऑड नॉट रहता है तो उसके साथ हम वेदर और नॉट ये कनेक्टर भी होता है. वेदर और नॉट अगर आप पढ़ेंगे कंजंक्शन में पढ़ेंगे, जब मैंने पढ़ा रखा है कंजंक्शन देखेंगे तो वेदर और नॉट कंजंक्शन होता है. तो यहाँ इफ और नॉट तो होता नहीं, वेदर और नॉट कंजंक्शन होता है अप्रोप्रिएट. जब ऑप्शन रहता है तो वेदर का इस्तेमाल करते हैं. और वैसे भी नरेशन में भी ये बात बता रखा कि जब ऑप्शन रहता है हाँ या ना में तो वेदर का इस्तेमाल करते हैं. दूसरी बात इस बेड तो होना नहीं था. यानी दोनों गलती है तो इत्तेफाक से दोनों गलती क्या है? बी में ही है. मान लो अगर कुछ बात और होती तो सबसे पहले तो हमें ये देखना था कि ही इज पेड तो होता नहीं. ही इज पेड सही तब होता है जब उसको पैसा, पैसिव वॉइस में उसको पैसा दिया नहीं, रिश्वत दिया. ही इज पेड. तो ही इज पेड कहते हैं उसका मतलब उसको पैसा दिया गया है या उसको पैसा दिया जाता है. पैसिव वॉइस में सही हो जाता है. यहाँ तो उसने पैसा दिया है कि नहीं, एक्टिव में था, इसलिए ही हैज पेड. ठीक है. तो मीनिंग देखना पड़ता है. चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड. कि जो वर्ड दिया हुआ है इसके अपोजिट में मीनिंग ढूंढना है. जो वर्ड दिया हुआ है इसका अपोजिट. अपोजिट का मतलब क्या? विपरीत. पूछ चुके हम लोग कई बार. विपरीतार्थक शब्द, विपरीत बताने वाला शब्द. तो पहले इन लोगों का मीनिंग देख लेते हैं. वोलेटाइल. वोलेटाइल का मतलब क्या? बहुत जल्दी उबलने वाला, वाष्पशील. एक्सपेल. एक्सपेल का मतलब क्या होता है? बाहर निकालना. सिग्निफिकेंट. सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है? महत्वपूर्ण. चिकैनरी. चिकैनरी का मतलब क्या होता है? बेवफाई. चिकैनरी भी पढ़ते हैं इसको. बेवफाई, गद्दारी. चिकैनरी और चिकैनरी.
बेवफाई या गद्दारी। ठीक है, गाना भी सुना होगा, यार मेरा कैसा वफा करता है। तो सबसे पहले तो फिडेलिटी का मीनिंग पता होना चाहिए। तो फिडेलिटी का मतलब होता है वफादारी, निष्ठा। फिडेलिटी का मतलब क्या होता है? वफादारी या निष्ठा, लॉयलिटी, वफादारी या निष्ठा, वफादारी या निष्ठा। लॉयल्टी का मतलब वफादारी या निष्ठा। ठीक है, फिडेलिटी वफादारी या निष्ठा। तो ढूंढना क्या था? अपोजिट, अपोजिट यानी विपरीत। क्या यही होगा? चिकनरी, बेवफाई। जरा देखिए इसमें, लिम्बास्ट। मिला कुछ क्या? क्या ले तो मैं इसको ठीक कर दूं। ये बेस्ट कोई वर्ड नहीं होता। ये क्या होना चाहिए था? ओ माय गॉड। ये तो दिक्कत हो गई। थोड़ा टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को आने में, क्योंकि मुझे ध्यान नहीं था कि इसमें क्या होता है कि इरेज करने पर सारा ही उड़ जाता है। वेट कीजिए, आ जाएगा। वैसे लैम्बास्ट का मैं मीनिंग बता दूं आपको, तब तक आपको देख ही लिया होगा। लैम्बास्ट का मतलब होता है किसी चीज का क्रिटिसाइज करना, किसी चीज का क्रिटिसाइज करना, निंदा करना। लैम्बास्ट, क्रिटिसाइज, कंडेम, लैम्बास्ट। तो लैम्बास्ट का मीनिंग बता रहा था। सबसे पहले इसको हम लोग ठीक कर रहे थे। तो वेस्ट तो होता नहीं, क्या होगा? वेस्ट ऐसे होना चाहिए था, ये होना चाहिए था वेस्ट, बर्बाद करना। सैवेज, इंडोर्स, एडोर। सैवेज, सैवेज का मतलब क्या होता है? जो बहुत पुराने जमाने के हों, गवार कह सकते हैं, देहाती कह सकते हैं, असभ्य कह सकते हैं, आदिवासी कह सकते हैं, जो काफी अच्छा मतलब सिर्फ सभ्य ना हो, विकसित ना हो, उसको सैवेज कहते हैं। इंडोर्स, इंडोर्स का मतलब होता है स्वीकार करना, मानना। और एडोर का मतलब होता है पूजा करना, सम्मान देना। ढूंढना क्या था? सिनोनिम्स। ठीक है, तो लैम्बेस्ट का मतलब क्या? क्रिटिसाइज करना, निंदा करना। तो इंडोर्स का मतलब क्या हो जाएगा? स्वीकार करना, मानना। तो किसी का अगर निंदा कर रहा है, शिकायत कर रहा है, कंडेम कर रहे हैं, तो इसका मतलब उसको हम पसंद नहीं कर रहे हैं। एडोर का मतलब क्या है? पूजा करना। सिनोनिम ढूंढना था, तो सिनोनिम्स ढूंढना था। तो ये जो है, फिर क्या जाएगा? निंदा करना, सिनोनिम्स, सेम मीनिंग। तो सेम मीनिंग फिर ढूंढने तो क्या होना चाहिए? वेस्ट का तो मतलब बर्बाद करना ही है। तो फिर सैवेज,
सैवेज जैसे कि हम लिखे असभ्य गवार की तरह बात करना, ठीक है, या असभ्य या जो विकसित ना हो, सभ्य ना हो। तो फिर लैम्बास्ट का मतलब क्रिटिसाइज, निंदा, किसी के विषय में गलत बोलना, तो ये सब गलत चीज कहना, तो ये सब क्या है, सिनोनिम्स में जाएगा फिर। तो तो लैम्बास्ट का सिनोनिम फिर क्या होना चाहिए, सेवेज होना चाहिए, क्योंकि सेवेज कौन होता है, जिसको बोलने का तमीज नहीं है, किसी काम को करने का तमीज नहीं है, ढंग नहीं है, तो वो थोड़ा सा डायरेक्ट मीनिंग नहीं लग रहा है, लेकिन उसके अलावा कोई ऑप्शन में है नहीं। अगर वेस्ट है, अगर अब देखना पड़े कहीं बेस्ट एक वर्ड हो इंग्लिश का, तो बेस्ट तो ऐसे मेरे हिसाब से वर्ड नहीं है। अगर होगा भी तो मैं नेक्स्ट डे में कहीं चेक कर लूंगा, अगर कहीं मिलेगा। वैसे बी एस टी बेस्ट कोई वर्ड नहीं है मेरे हिसाब से इंग्लिश में, इसलिए फिर बचता ऑप्शन सेवेज ही है। और इसे मैं चेक भी कर लूंगा कहीं बेस्ट भी कोई वर्ड होता होगा तो इसलिए इस हिसाब से सेवेज, क्योंकि ये दोनों तो हो ही नहीं सकता ढूंढना। अगर एंटोनिम ढूंढना होता तब तो समझिए कि ये था एडोर हो जाता। तो एंटोनिम्स ढूंढना, या तो ढूंढना सिनोनिम्स है, और लैम्बास्ट का मतलब क्या, क्रिटिसाइज करना। स्पेलिंग ढूंढिए करेक्टली, ये तो कोई मुश्किल वर्ड नहीं है ज्यादा, ढूंढिए। कोलेब्रेशन वर्ड जो है दो वर्ड से बना है, एक तो को से बना है, दूसरा लेबोरेट से बना है। को का मतलब क्या होता है, साथ, और लेबोरेट का मतलब वर्क करना, वर्क करना, वर्क करना। तो स्पॉट द करेक्टली स्पेल्ड कोलैबोरेट, को और लेबोरेट। को मतलब एक साथ, लेबोरेट मतलब वर्क करना, कोलैबोरेट। तो एक साथ होना क्या होना चाहिए, को लेबोरेट, एक साथ काम करना, तो कोलैबोरेट का डी, कोलैबोरेट। तो क्या ऑप्शन होना चाहिए, डी। 11th, वन फाइट फॉर द सेक ऑफ मनी। ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है इससे पहले भी आया था, है ना, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था, पहले भी ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। एक्चुअली मैंने चेक किया अभी अपने फोन में, तो ये वर्ड दिखा मुझे, ठीक है। हालांकि इसके कई तरह के मीनिंग हैं, कई तरह के मीनिंग दे रखे हैं, तो ये वर्ड सही था। तो मुझे इस वर्ड पर डाउट था पहले। आज तो है, फिर लापरवाही हो गई। लेकिन इसमें तब तक मैं मीनिंग बता दे रहा हूँ इसका, जब तक ये आएगा। इसका मीनिंग जब तक ये आएगा तब मैं इसको डिटेल बता दे रहा हूँ क्या क्या मीनिंग है। बेस्ट वर्ड है, बी एस टी, बेस्ट वर्ड है, लिख लीजिए इसका मीनिंग। बेस्ट वर्ड का जो मीनिंग दे रखा है, ये नॉर्मली अगर ढूंढेंगे तो नॉर्मली आपको सब डिक्शनरी में नहीं मिलेगा। मैंने इसको ऑक्सफोर्ड में भी चेक किया, मेरे पास फोन में ऑक्सफोर्ड है, मैं अपने फोन में रखता हूँ ऑक्सफोर्ड। तो ऑक्सफोर्ड मैंने देखा इसके कई मीनिंग दे रखा है। तो कई मीनिंग में एक तो बेस्ट का मतलब होता है सिलाई वगैरह जो करते हैं, कुछ सीते हुए हैं, उसको भी बेस्ट कहते हैं, बी एस टी बेस्ट, एक मीनिंग।
और एक दूसरा मीनिंग है खूब पीटना, खूब पीटना। तो एक दो डिक्शनरी में जो है यही मीनिंग दे रखा है, ठीक है, इतना ही मीनिंग हो, तीसरा मीनिंग नहीं कहा। और एक तीसरा डिक्शनरी है वेरियम वेबस्टर। मेरियम वेबस्टर इतनी देर में मैंने देख लिया अपने फोन, मैंने सारा व्यवस्था करके रखा अपने फोन में, तो मैं वेरियम वेबस्टर में और ऑक्सफोर्ड में दो में ज़्यादा देखता हूँ। तो मुझे थोड़ा सा डाउट तक हो सकता है वर्ड, क्योंकि मैंने गलत कर दिया था, वेस्ट को गलत लिख लिया था। तो जनरली में मेरी आदत है नहीं कि किसी वर्ड को गलत बता देना जब तक कंफर्म ना हो। तो चूंकि वेस्ट वर्ड को मैंने पहले देखा नहीं था, तो मैंने सोचा पहले डिक्शनरी में एक बार देख लूँ, अगर डिक्शनरी से पूरा कंफर्म हो जाए तभी बात किया जाए। तो जब मैंने वेस्ट वर्ड को देखा तो ऑक्सफोर्ड में तो नहीं बता रहा था मीनिंग, बस एक मीनिंग बता के छोड़ दे रहा था। तो उसकी भाई इसका मतलब सिलाई करना है, और एक था जोर से पीटना था। फिर वेरियम वेरियम डिक्शनरी में जब मैंने कहा तो उसमें है कि किसी को बहुत जोर से डांटना या फटकारना। क्या है? बहुत जोर से डांटना या फटकारना, बहुत जोर से डांटना या फटकारना। तो बहुत जोर से जब डांटना या फटकारना हो जाएगा तो फिर इसका मतलब क्या हो जाएगा? बहुत जोर से डांटना फटकारना है, तो फिर इसका मीनिंग हो जाना है बेस्ट। क्या हो जाना है मीनिंग? इसका मीनिंग तो बता दिया था सब, इसलिए इसको हम लोग सब भी सेवेज कर रहे थे, इसलिए कर रहे थे कि सेवेज क्या है, ठीक तरह से नहीं बोलता, अच्छी तरह से नहीं बोलता, ढंग से नहीं बोलता, तमीज से नहीं बोलता, तभी इसको सेवेज कहते हैं। तो बेस्ट, तो ये जो वर्ड है ये बिल्कुल सही है। इसके तीन मतलब होता है, किसी को सिलना विलना, तीसरा होता है, दूसरा मीनिंग होता है खाना वाना बनाने में जो कुछ यूज करते हैं, सूप वगैरह बनाने में, तो खाना बनाने के सेंस में आता है बेस्ट। तीसरा मीनिंग था किसी को जोर जोर से पीटना, जोर जोर से पीटना, साउंड करते हुए, आवाज करते फटाफट फटाफट पीटना, इसको कहते हैं बेस्ट। और चौथा मीनिंग है किसी को जबरदस्त रूप से डांटना। तो ये फोर्थ मीनिंग के हिसाब से देखें तो फिर क्या है, यही सिनोनिम से बेस्ट। ठीक है, क्लियर है? बेस्ट हो जाता है कभी कभी एक आधा वर्ड से। नेक्स्ट, कोलैबोरेशन का तो पता चल गया, कोलैबोरेशन में क्या आना है? कोलैबोरेशन में डी, ठीक है। नेक्स्ट वन, ये भी तो, ये तो क्वेश्चन कर ही रखा है, तो कोई इसमें बात ही नहीं है। ये क्वेश्चन पहले भी कर रखा था, इसका ऑप्शन सारे वही थे, अलग अलग थे। गेयरलेस का मतलब है बकबक करने वाला, बकबाती, बहुत बात करने वाला। क्रिमिनल का मतलब है अपराधी। फैनेटिक का मतलब उन्मादी, सनकी, जो अपनी बात पे अड़ग रहता है, जो हमने कह दिया सो कह दिया। और मर्सनरी का मतलब होता है किराए का टट्टू या भाड़े का टट्टू, जो पैसा लेकर कोई काम करता है उसको क्या कहते हैं? मर्सनरी। तो डी आंसर होना चाहिए, ठीक। ये मुझे लगता है रिपीट हो रहा है, ये पहले भी करवा रखा किसी। टू ड्रॉ द लाइन, टू ड्रॉ द लाइन, तो सीमा रेखा खींचना, रेखा खींचना, नॉर्मल यही हुआ, रेखा खींचना, ड्रॉ द लाइन। टू डिसाइड वंस ऑक्यूपेशन, कि किसी के बिजनेस के विषय में डिसाइड, आपको डिसाइड करना। टू प्रिपेयर फॉर बैटल, लड़ाई के लिए तैयार होना। टू सेट लिमिट्स, यहाँ गड़बड़ है, यहाँ हो सकता है सेट लिमिट्स मतलब सीमा निर्धारित करना। विथड्रॉ फ्रॉम एक्टिविटी, काम से वापस हो जाना। विथड्रॉ फ्रॉम एक्टिविटी, काम से वापस हो जाना। ये मजा नहीं, ड्रॉ द लाइन। अब देखिए, अगर रामायण की बात करें तो रामायण में लक्ष्मण जी ने ड्रॉ द लाइन किया था, है ना, लक्ष्मण रेखा खींची थी। इसका मतलब अगर वहां से मीनिंग अगर ड्रॉ द लाइन, या कहीं भी हम पेपर पर ही ड्रॉ द लाइन करते हैं, तो लाइन खींचने से सबसे पहला क्या होता है, दो चीज बढ़ जाती है, या किसी चीज का सीमा तय हो जाता है कि ये उधर ये इधर। तो इस हिसाब से देखें तो ड्रॉ द लाइन का जो अप्रोप्रिएट मीनिंग है निकल सकता है वो क्या है? टू सेट लिमिट्स। क्या होना चाहिए? टू सेट लिमिट्स, किसी की सीमाएं निर्धारित करना, टू सेट लिमिट्स, ठीक, ड्रॉ द लाइन। हिंदी में इसको ऐसे भी कह सकते, लक्ष्मण रेखा खींचना, आप ये भी कह सकते हैं लक्ष्मण रेखा खींचना, यानी किसी का लिमिट, मर्यादा तय करना, कि भाई ये दायरा तय करना, दायरा तय करना। He said to his master, why are you so stingy? स्टिंगी का मतलब क्या था? कंजूस। स्टिंगी का मतलब है कंजूस। उसने अपने मालिक से कहा कि इतने आप कंजूस क्यों हैं? तो ये शिकायत करना भी हो सकता है, कोई तारीफ करना नहीं है, शिकायत करना भी हो सकता है। क्वेश्चन तो एक, क्वेश्चन के साथ शिकायत भी। He asked his master why he was so stingy. अब देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट तो पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए, नरेशन में चेंज होता है, इतना तो एकदम तय है।
अब पहले देख लीजिए पास्ट इंडेफिनिट किसमें किसमें है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है नहीं, कहानी खत्म। और अच्छा ये और तो सारे पास्ट इंडेफिनिट ही हैं, तो बहुत बदमाश है ये तो फिर जब पास्ट इंडेफिनिट ही है सारे, तो फिर हम दूसरा रूल लगाएंगे कि हेल्पिंग वर्ब जिसमें जिसमें पहले होगा वो सारा गलत होगा, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस का जब इनडायरेक्ट रिलेशन बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है, ये बता रखा था कि सब वैसे जब मैं नरेशन पढ़ाता हूँ तो सबसे पहले मैं ये कहता हूँ कि सबसे पहले ये चेक करता हूँ इंटरोगेटिव सेंटेंस आ जाए तो किसमें किसमें हेल्पिंग वर्ब पहले। देखिए जब रूल पढ़ा है नरेशन तो उसमें देखिए क्या मैंने ये कैसे, जब इंटरोगेटिव सेंटेंस आ जाए तो सबसे पहले ये चेक करो कि हेल्पिंग वर्ब किसमें किसमें पहले है, जितने भी हेल्पिंग वर्ब पहले है सब्जेक्ट को वो सारे गलत है, पहले इसी को चेक कर लो। तो ये में हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, वाई वाज ये भी गया, वाई वाइज का मतलब दो ही ऑप्शन जो था ये सही हो सकता था, एक तीसरा ये सही हो सकता था, तो ऐसे ही कट गया क्योंकि ये तो प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट हो ही नहीं सकता, तो ये दोनों ऑप्शन सही हो सकता है। अब दोनों में से चेक कीजिए क्या हो गया। तो ही आस्क्ड हिज मास्टर व्हाई ही वाज सो स्टिंगी, तो बिल्कुल ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, यू सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा, तो ही आस्क्ड हिज मास्टर व्हाई, यू किसके लिए, मास्टर के लिए, मास्टर के लिए फिर क्या होगा सेकंड पर्सन चेंज होगा, तो ही व्हाई ही वाज सो स्टिंगी प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट चला गया, तो यही सही होगा। अब ये सही क्यों नहीं होगा, तो ही आस्क्ड हिज मास्टर व्हाई ही वाज बीइंग कहां से आ गया भाई, ये तो नॉर्मल होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, तो ये बीइंग कहां से आया, कोई पैसिव वॉइस थोड़ी बना रहे थे, पैसिव वॉइस जो बनाते हैं कोई प्रेजेंट कंटीन्यूअस या पास्ट कंटीन्यूअस का तब बीइंग लगता है, या तो वॉइस बना ही नहीं रहती है, तो नरेशन बना रहे, इस जानबूझ के ऐसा देता है कि बच्चा थोड़ा सा उसको वॉइस बनाते बनाते नरेशन की याद आ जाए, नरेशन बनाते बनाते वॉइस की याद, ऐसा करता है जानबूझ के करता है, वॉइस में नरेशन की क्वेश्चन और नरेशन में वॉइस की क्वेश्चन। बैटरी में चेक करता रहता हूँ ना मैं, ये एक पे आ गया है, कभी भी साउंड इसका जा सकता है। The movie will create tension in the Indian society. Movie will create tension in Indian society. कि मूवी जो है इंडियन सोसाइटी में बैटरी का कुछ क्रिएट करेगा, फटाफट देख लीजिए क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना, क्या है पैसिव वॉइस बनाना, क्या है पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस बनाना है। द मूवी विल क्रिएट टेंशन इन द इंडियन सोसाइटी, तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले तो जो दिया है उसी से बनाएंगे, विल, तो विल को देखिए इसमें वुड चेंज कर दिया, ये कहानी खत्म, ये तो होगा ही नहीं, वुड कर दिया ये होगा ही नहीं, कैन कर दिया ये होगा ही नहीं, और मूवी के साथ नॉर्मल विल का इस्तेमाल कर रखा है, यहाँ टेंशन के साथ सेल का इस्तेमाल कर, टेंशन में एन छूट गया है टेंशन, तो सेल ये तो बदल दिया, टेंशन के साथ सेल तो हो नहीं सकता इसलिए ये भी गया, तो बचा क्या, टेंशन विल बी क्रिएटेड इन द इंडियन सोसाइटी बाय द मूवी। ठीक है, इसमें क्या डिफरेंस है कि भाई मूवी के साथ तो विल लिखा, तो नॉर्मल इस्तेमाल किया, थर्ड पर्सन के साथ विल होता है, टेंस में बता रखा है, और ये नरेशन में भी, ये वॉइस में भी मैंने ये चर्चा किया कि इसका ध्यान रखना है, वॉइस में स्पेशली इस रूल का चर्चा मैंने कर रखा था, तो मूवी के साथ विल का इस्तेमाल हुआ, तो टेंशन के साथ भी विल का ही इस्तेमाल होगा, सेल का इस्तेमाल किया, तो उल्टा अगर मान लो तो मूवी के साथ सेल का इस्तेमाल करता हूँ, टेंशन के साथ भी सेल होता है, बता रखा है वॉइस में, देखिएगा इसको। नॉट ओनली द डॉक्टर बट ऑल्सो द नर्सेस ऑफ दिस नर्सिंग होम वेरी काइंड एंड हेल्पफुल, बड़े काइंड और हेल्पफुल है, डॉक्टर ही नहीं नर्स भी, डॉक्टर ही नहीं नर्स भी, तो ये सिंटैक्स में पढ़ा रखा है कि नॉट ओनली के साथ अगर क्या है एक सिंगुलर एक प्लूरल है तो जो लास्ट में आता है उसके हिसाब से हमको वर्ब चलाना है, तो लास्ट में क्या नर्सेस, तो ये प्लूरल हो गया, इसमें क्या होना चाहिए, इसमें देखो ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर ही है, ये भी सिंगुलर ही है, तो तीनों सिंगुलर ही, तो एक ही ऑप्शन बचा क्या आर, नॉट ओनली बट ऑल्सो में जो भी लास्ट का होता है नाउन उसके हिसाब से वर्ब चलाते हैं, लास्ट सिंगुलर तो सिंगुलर, लास्ट प्लूरल तो प्लूरल। नेक्स्ट सिंटैक्स में पढ़ा रखा है, ये सिंटैक्स का क्वेश्चन था, ही एज वेल एज रवि, ये भी सिंटैक्स का ही क्वेश्चन है, वी एज वेल एज रवि, ये भी सिंटैक्स का ही क्वेश्चन है, तो एज वेल एज या विथ हो या अलोंग विथ हो, टुगेदर विथ हो, इन सब के साथ क्या करते हैं, अब सोच रहे हो कि सर फटाफट आंसर बता दे रहा है, तो बैटरी की वजह से, देखिए अब तो तीन क्वेश्चन है, बट जरूरत पड़ेगी तो बैटरी बदल देंगे, इसलिए मैंने सामने रख रखा है, क्या तो एज वेल एज हो, विथ हो, अलोंग विथ हो, टुगेदर विथ हो, तो पहले के हिसाब से चलते हैं, पहला क्या वी,
तो वी के साथ क्या होगा, प्लूरल। तो लाइक्स क्या हो गया, सिंगुलर। इज लाइकिंग हो गया, खत्म। तो फिर हैड लाइक्ड पास्ट टेंस में जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, तो क्या होगा, लाइक बी। हैड लाइक्ड पास्ट टेंस में जाने का कोई सेंस नहीं, तो सब्जेक्ट वर्ब का क्वेश्चन है तो पसंद करते हैं, तो लाइक होना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आज चूंकि 2 बार क्लास को थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हुई, तो कोई लंबा तो नहीं खिंच गया, कितना टाइम? ओके, ज्यादा लंबा नहीं खिंचा, इतना तो चलता ही है। जबकि 2 बार क्लास में हमारा थोड़ा सा क्या हुआ, प्रॉब्लम हुई कि 2 बार हमको डाउनलोड करना, फिर भी क्लास नॉर्मल चल रहा है। 40 मिनट्स तो लग ही जाते थे। वी विल इम्पोर्ट नो इन्फॉर्मेशन एनीवन, कि वह किसी से इम्पोर्ट का मतलब लेना है यहाँ पे से, तो किसी से ही विल इम्पोर्ट नो इन्फॉर्मेशन एनीवन। इसका मतलब क्या है कि वो किसी से सूचना नहीं लेगा, किसी से सूचना नहीं लाएगा। तो फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए, किसी से सूचना नहीं लाएगा, तो इन क्या एक तरह से क्या हो गया, सेपरेशन। किसी से सूचना लेकर आना, किसी से, तो से तो क्या है, क्या होना चाहिए, फ्रॉम। प्रीपोजिशन गया, प्योर कहाँ से क्वेश्चन हो गया, प्रीपोजिशन का क्वेश्चन हो गया, प्योर प्रीपोजिशन का क्वेश्चन हो गया, फ्रॉम। ही इज इनवेरियस ऑफ माई अचीवमेंट्स, फॉर माई अचीवमेंट्स, टू माई अचीवमेंट्स, कि उसको जलन हो रही है मेरी उपलब्धियों का। ये तो काफी हम लोग कहते हैं कि मेरी उपलब्धियों से उसको जलन होती है, या हो रही है, या होती है। तो एनवीएस का प्रीपोजिशन तो कई बार पूछ चुका है, एनवीएस, जेलस, कई बार पूछ। तो क्या होगा, एनवीएस का प्रीपोजिशन क्या होता है, ये फिर तो फिक्स प्रीपोजिशन है, तो याद रखना पड़ेगा। तो देखते ही पता, याद है तो फटाक से सही, एनवीएस का ऑफ। नेक्स्ट, जंबल सेंटेंसेस। ये तो एक तो पहले तो गलती होगी, उस गलती को मैं सुधार दूं। ये भी जंबल सेंटेंसेस है, तो फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए, गलती से लिख दिया है, गलती से फुल स्टॉप आ गया है, फुल स्टॉप हटा दीजिए, फुल स्टॉप हटा दीजिए। जनरली इसमें किसी में फुल स्टॉप नहीं रखता, फुल स्टॉप जहाँ होता भी वहां भी नहीं लगाता, तो फुल स्टॉप जनरली इसमें नहीं होना चाहिए, नहीं रहता। अब बनाइए, Yet timely data on house prices is hard to find in different countries. Property is world's biggest, यहाँ तो इसी में स्पेलिंग होते, बिगेस्ट, बी आई होना चाहिए, बिगेस्ट असेट क्लास। अब इसमें अगर हम बात करें कि प्रॉपर्टी, इसमें सब्जेक्ट वर्ब की बात कर रखा मैंने, हमेशा बता रखा कि सब्जेक्ट पहले को दिखा, इसमें सब्जेक्ट वर्ब है, इसमें सब्जेक्ट वर्ब साफ साफ दिख रहा है, प्रॉपर्टीज वर्ड, सब्जेक्ट वर्ब दोनों है। और किसी में देखेंगे तो सब्जेक्ट वर्ब को ठीक से नहीं दिख रहा है, तो किसी में बताओ, इसमें देखो वर्ब है लेकिन सब्जेक्ट नहीं है, इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं, इंडिफरेंट कंडीशन में भी नहीं है। तो इसके हिसाब से देखें तो अगर एस से शुरू करें तो ज्यादा अच्छा है कि प्रॉपर। और दूसरी बात ये येट से शुरू हो रहा है, तो येट से हम सेंटेंस को शुरू करते ही नहीं, कनेक्टेड में पढ़ा रखा है, येट से तो हम किसी चीज को जब क्रिटिसाइज करते हैं तो बाद में लिखते हैं, ठीक है। जैसे दो ही इज रिच येट ही इज डिसऑनेस्ट, तो येट बाद में आता है, दो से पहले लिख लेते हैं, और दो से पहले लिखते हैं, या कोई चीज पहले लिखते हैं फिर क्रिटिसाइज करने के लिए येट लगाते हैं, ये होता है येट। तो येट से तो शुरू कर नहीं सकते, इससे भी छाट सकता है। पी से जो ऑप्शन होने वाला वो तो खत्म कर दिया, यानी ये ऑप्शन खत्म हो गया। अब हमारे कि ये एस से सबसे बेहतर ऑप्शन है, अब एस से क्या कर रहा है बदमाशी, एस से एक, तो एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है। और यहाँ देखते हैं इज हार्ड टू फाइंड, इससे तो शुरू हो ही नहीं सकता, यानी क्यू से तो शुरू हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन ऐसे ही जा रहा है, इज हार्ड टू फाइंड। क्यू का सेंटेंस कैसे शुरू होगा, इज हार्ड टू फाइंड। हेल्पिंग वर्ड्स, कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस तो इज हार्ड टू फाइंड, इंटरोगेटिव सेंटेंस भी होता है, पहले सब्जेक्ट होता है, फिर क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर वर्ब होता है, इसका तो मतलब यही बन गया, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, तो ऑप्शन से ही छट गया, पढ़ने की जरूरत ही नहीं। तो एस का पढ़ के भी देख लेते एक बार क्या जाता है, भाई कंफर्म कर ले, कहीं पता चले कुछ और हो जाए, जादू हो जाए। तो प्रॉपर्टीज वर्ल्ड्स बिगेस्ट एसेट क्लास आर इन डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग देश में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी बिकती है। पी, येट टाइमली डाटा ऑन हाउस प्राइसेस इज हार्ड टू फाइंड, फिर भी टाइमली डाटा पाना क्या है, मुश्किल है, यानी यही हो गया ऑप्शन की प्रॉपर्टी दुनिया की सबसे बड़ी एसेट है हर दुनिया में, फिर भी प्रॉपर्टी का सही डाटा पाना या कहाँ पे कौन सा हाउस अच्छा अवेलेबल है ये ढूंढना मुश्किल होता है, तो यही हो गया। What is the noun form of cowardly? cowardly का मतलब क्या, डरपोक, भीरू, डरपोक या भीरू, cowardly। तो इसका हमको निकालना है नाउन फॉर्म। तो डरपोक या cowardly पर्सन जो यूज करते हैं हम लोग, तो एडजेक्टिव की तरह भी कभी यूज कर लेते हैं, भीरू, डरपोक, ठीक है। तो मैं नाउन बना के डर, डर,
डर, तो डरपोक एडजेक्टिव हो गया, डरपोक व्यक्ति, डरपोक आदमी, नाउन के साथ यूज करते हैं। तो कोवार्डिस, इसका जो अप्रोप्रिएट वर्ड है कोवार्डिस। वैसे बता रखा कि सी से खत्म होने वाला, शिप से खत्म होने वाला, डम से खत्म होने वाला, मेंट से खत्म होने वाला, ये सब वर्ड क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ये भी सी से खत्म हो रहा, कोवार्डिस। एक वर्ड कोवार्डनेस, कोवार्डनेस भी, अब इसमें थोड़ा ग्रामर का, नेस वाला वर्ड भी तो नाउन ही होता है, लेकिन कोवार्डनेस कोई वर्ड ही नहीं है इंग्लिश का, इसलिए रीडिंग लगाना भी जरूरत है। कोवार्डनेस इंग्लिश का कोई वर्ड ही नहीं है, इसलिए जानबूझकर पूछा इंग्लिश का। अब ये कहीं डिक्शनरी में ही पता चलता है, रेगुलर पढ़ने से पता चलता है, अपने मन से हम वर्ड नहीं बना सकते। तो इस तरह के क्वेश्चन में ढूंढने के लिए थोड़ा सा क्या होना चाहिए, रीडिंग की भी आदत होनी चाहिए। इस तरह क्वेश्चन की थोड़ा सा रीडिंग पढ़ते रहेंगे, लगाते रहेंगे, तो आपको कोवार्डनेस का भी वर्ड ही नहीं मिलेगा। कोवार्डिस कोवार्डिस तो मिलेगा, लेकिन कोवार्डनेस वर्ड नहीं मिलेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा कोवार्डनेस तो हमने अभी तक देखा नहीं, कोवार्डिस तो देखा, तो ये हो सकता है, ऐसे पता चलता है, थोड़ा सा लॉजिक लगता है। तो कोवार्डिस मतलब ये सेल्फ एक्सप्लोरेशन की चीज होती है, थोड़ा सा इसलिए कहा जाता है। अगर इंग्लिश आप सीखना चाहते हैं तो 15-20 मिनट कुछ ना कुछ रीडिंग लगाते रहना चाहिए, इंग्लिश बुक का, इंग्लिश मैगजीन का, डेली, वो भी डेली यानी कभी कभार, डेली इंग्लिश पेपर पढ़ लिया, इंग्लिश का कोई मैगजीन पढ़े, 1 से 2 पेज ही कुछ ना कुछ। तो क्या हो गया 20 का एक कोऑर्डिनेट्स बच गए, बैटरी चल गया, काम दे गया, पूरा साथ दे गया। और ये हमारा और आपका साथ हर कदम पे, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट क्वेश्चन के डिस्कशन में। बैटरी ने पूरा साथ दिया, थैंक बैटरी को आज कह रहे तो बीच में बदलना पड़ा। तो खूब पढ़िए, मन से पढ़िए, क्वेश्चन कभी भी डिफिकल्ट नहीं होगा अगर हमें पढ़ते हैं। एक आध क्वेश्चन कभी उल्टे सीधे आ जाते हैं, उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं होती है, वो कभी कभार आता है, रेयरली आता है। तो हमेशा फोकस करें, सारे चैप्टर जो पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़िए, वोकैब पर अच्छे से ध्यान दीजिए, और हाँ थोड़ा सा रीडिंग भी लगाया कीजिए, थोड़े से एक पेज ही पढ़िए, एक ही पेज पढ़िए, लेकिन डेली इंग्लिश में कुछ ना कुछ पढ़िए, उससे बहुत फायदा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।